दोस्तों कल्पना कीजिए आपने अपनी जिंदगी की सारी बचत लगाकर एक फ्लैट बुक किया, बैंक से होम लोन लिया, हर महीने ईएमआई भर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ सालों में अपना घर मिल जाएगा। लेकिन अचानक खबर आती है कि जिस बिल्डर से आपने फ्लैट खरीदा था वो फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गया या दिवालिया हो गया, घर का निर्माण रुक गया और आपका पैसा भी फंस गया। दोस्तों भारत में हजारों परिवार इस दर्द से गुजर रहे हैं और अब एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या देश का रियल एस्टेट सेक्टर फिर से उसी संकट की ओर बढ़ रहा है जिसमें बिल्डर डूब जाते हैं और खरीदारों के सपने अधूरे रह जाते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी जरूर आई, लेकिन इसके साथ कई चिंताजनक संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। कई बड़े शहरों में लाखों फ्लैट्स बनकर तैयार हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ कई बिल्डर भारी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। अगर बिक्री धीमी हो जाती है या फंडिंग रुक जाती है तो कंपनियों की आर्थिक स्थिति अचानक खराब हो सकती है। यही कारण है कि रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर फिर से चिंता बढ़ने लगी है। अगर हम पिछले दशक के बड़े मामलों को देखें तो ये खतरा समझना आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सुपरटेक का मामला काफी चर्चित रहा। ये कंपनी कभी देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में गिनी जाती थी और इसके कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया और प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाए। कैश फ्लो रुकने लगा और अंत में कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया यानी इंसॉल्वेंसी में जाना पड़ा। इस संकट का असर करीब 25,000 से ज्यादा होम बायर्स पर पड़ा, जिनके फ्लैट सालों तक अधूरे पड़े रहे। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी बचत और बैंक से लिया हुआ लोन इसमें लगा दिया था, लेकिन उन्हें घर नहीं मिला। इसी तरह एक और बड़ा मामला आम्रपाली ग्रुप का सामने आया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों फ्लैट बनाने वाली इस कंपनी पर आरोप लगा कि उसने खरीदारों से लिया गया पैसा निर्माण में लगाने की बजाय दूसरे कामों में खर्च कर दिया। नतीजा ये हुआ कि निर्माण कार्य रुक गया और करीब 38,000 से ज्यादा फ्लैट अधूरे रह गए। हजारों परिवारों का पैसा फंस गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बाद में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकारी कंपनी एनबीसीसी को इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई ताकि हजारों खरीदारों को राहत मिल सके। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिल्डर डूबते क्यों हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है भारी कर्ज। कई बिल्डर एक साथ कई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बैंक और फाइनेंस कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए कर्ज ले लेते हैं। जब बाजार में मांग मजबूत होती है और फ्लैट तेजी से बिकते हैं तब तक सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही बिक्री धीमी पड़ती है, कंपनियों का कैश फ्लो रुक जाता है, तब बैंक का ब्याज चुकाना और निर्माण कार्य जारी रखना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाती है। दूसरी बड़ी समस्या है अनसोल्ड इन्वेंट्री, यानी ऐसे फ्लैट्स जो लंबे समय तक बिक नहीं पाते। भारत के कई बड़े शहरों में लाखों फ्लैट्स ऐसे हैं जो बनकर तैयार हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहा। जब फ्लैट नहीं बिकते तो बिल्डर के पास पैसा नहीं आता और कंस्ट्रक्शन रुकने लगती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के कई बड़े शहरों में करीब 5 से 7 लाख के बीच अनसोल्ड फ्लैट्स मौजूद हैं। ये स्थिति रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ा खतरा मानी जाती है, क्योंकि इससे कंपनी का फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ सकता है। तीसरी और सबसे गंभीर समस्या है दोस्तों खरीदारों के पैसे का गलत इस्तेमाल। कई मामलों में जांच में यह सामने आया है कि बिल्डरों ने एक प्रोजेक्ट के खरीदारों से लिया गया पैसा दूसरे प्रोजेक्ट या दूसरे बिजनेस में लगा दिया। जब दोनों जगह पैसा कम पड़ गया तो प्रोजेक्ट अधूरे रह गए और हजारों खरीदार फंस गए। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी को लंबे समय से एक बड़ी समस्या माना जाता रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के संकट का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत में दिवालिया कानून यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत आने वाले मामलों में रियल एस्टेट की हिस्सेदारी काफी ज्यादा रही। कई रिपोर्ट्स बताती है कि करीब 20% से ज्यादा दिवालिया मामलों का संबंध सीधे रियल एस्टेट सेक्टर से रहा। इसका मतलब ये है कि ये सेक्टर लंबे समय से फाइनेंशियल दबाव झेलता रहा है। हालांकि अब स्थिति पहले से कुछ बेहतर मानी जाती है, क्योंकि सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा लागू किया है। इस कानून के बाद बिल्डरों को कई सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर खरीदारों से लिया गया पैसा उसे उसी प्रोजेक्ट के निर्माण में लगाना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट की समय सीमा घोषित करनी होती है और खरीदारों को नियमित जानकारी देनी होती है। इससे सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और खरीदारों को कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है। लेकिन इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का कहना है कि जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अगर किसी बिल्डर पर बहुत ज्यादा कर्ज है
प्रोजेक्ट की बिक्री धीमी है और फंडिंग रुक जाती है तो दिवालिया होने की स्थिति फिर बन सकती है, खासकर ऐसे समय में जब ब्याज दरें ऊंची हो, निर्माण लागत लगातार बढ़ रही हो और खरीदारों की मांग कमजोर पड़ रही हो। यही वजह है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का जांचना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिस बिल्डर से आप घर खरीद रहे हैं उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी और उस पर कितना कर्ज है। दूसरा, ये जांचना बेहद जरूरी है कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। तीसरा, ये देखना भी जरूरी है कि उस प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट बिक चुके हैं और कितने अभी खाली पड़े हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि अगर बिल्डर की कंपनी फाइनेंशियल संकट में फंस जाए तो घर भी अधूरा रह सकता है और खरीदार का पैसा भी सालों तक फंसा रह सकता है। यही कारण है कि आज भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या भारत का रियल एस्टेट पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है या फिर आने वाले समय में एक बार फिर बिल्डरों के दिवालिया होने की खबरें सामने आ सकती है। इसका जवाब आने वाला समय ही दे पाएगा कि बाजार की वास्तविक स्थिति क्या होने वाली है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले सावधानी और सही जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जीवन भर की बचत को खतरे में डाल सकती है। और ऐसे ढेरों हजारों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जब ये लोग जिन्होंने एक भरोसे के साथ बिल्डर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था और आज दर दर की ठोकरें खा रहे। दोस्तों, क्या आपके साथ भी किसी बिल्डर ने इसी तरह की कोई ठगी की है? पैसे तो लिए लेकिन घर अब तक नहीं दिया? अपनी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी बिल्डरों की ठगी से बच सकें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।